अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ कृष्ण चतुर्थी संकष्टी आ काल झाली का पंचमीच्या दिनांक 7 जुलै 2023 भावप्रकाश निघंटू पुटकी शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदामृतम् दत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। The connection is very slow. भेदिनी दीपनिरुद्ध्या कफपित्त ज्वरापहा प्रमेह श्वास कासास्र दाह कुष्ठ कृमिप्रणु। तो आरग बधा कुटज 36 था मेरे ख्याल में। कटुकी हिमालये रोहति तस्याः मूलानि आपणे उपलब्धानि भवन्ति। तस्याः कल्पः कटुकीचूर्णं पञ्चगुञ्जा प्रमाणं शर्करा कोष्णजलेन संयुक्तं कर्षप्रमाणः क्षौद्रः कटुकी क्वाथा। कटुकी लेखनी स्तन्य शोधिनी च। तो लेखन और स्तन्य शोधन ये अलग चरक सूत्र से है। कटुकी कटवी कटुका तस्याः विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च।
तो विपाक कटु और वीर्य शीत इस प्रकार का है। तथा चसा रुक्षा लघुश्च तिक्तरसत्वात् कटुपाकित्वात् रक्षात् लाघवात् शैत्याच्च कटुकी वातम वर्धयति। तो इन सभी के जरिए तिक्तरस कटु विपाक रौक्ष लाघव शैत्य ये वात को वर्धन करते हैं, वात का वर्धन करते हैं। पित्तत्वात् शीतत्वाच्च पित्तम शमयति अतिमात्रया पित्त से शोधनं करोति। तो ये पित्त का शोधन करते हैं। तिक्तत्वात् कटुपाकित्वात् रुक्षत्वात् लघुत्वाच्च कटुकी कफम हन्ति। तो कफ के अच्छी नाशन है। तिक्तत्वात् शीतवीर्यत्वाच्च रसगतं रक्तगतं च पित्तम कटुकी शमयति। कलिंग का पटोलस्य पत्रं कटुको रोहिणी पटोलम सारेवामुस्तं पाठा कटुको रोहिणी। तो ये दोनों में रस रक्त दोनों में कटुकी है। तो ये शीतवीर्यात् कटुकी पित्तं शमयति रक्तप्रसरस्तयोः प्रसादनं च करोति तथा च कटुस्तन्यं शोधयति। बद्धं पुरुषं भित्त्वा कटुका तम अधोनयति कटुपाकित्वात् वातस्य प्रकोपं कृत्वा भेदनं करोति। तो कटुपाक होने के कारण वात का प्रकोप करती है और भेदन करती है। तथा च पक्वाशय स्थितानां कफसंश्लिष्ट स्रोतसां शोधनं कृत्वा पित्तं कफं च कटुकी अधोनयति। तो पक्वाशय स्थित इस प्रकार के कफ संश्लिष्ट दोष उनको वो नीचे लेके जाती है। पित्तम कफंच कटुकी अधोनयति कटुकी वात प्रकोपणेन पक्वाशय दशमूलम सशूलम मलभेदनं करोति। तो वात का प्रकोप होने के जरिए सशूल इस प्रकार का मलभेदन वो करती है। अल्पमात्रा कटुकी तिक्तरसत्वात् अग्निम दीपयति। अगर अल्पमात्रा में है तो अग्नि को तिक्त रस के जरिए अग्नि दीपन करते हैं। हृदय स्थित स्रोतसां शोधनं कृत्वा दोष संघातं कटुकी अधो मार्गेण निस्सारयति। तो रस वह स्रोतस का मूल स्थान हृदय है। तो रस पर काम करती है तो ये वहां का दोष संघात अधोमार्गेण निस्सारयति उसको निकाल देते हैं। स्रोत शुद्धत्वात् रसः हृदयं सम्यक याति। और स्वतः शुद्ध होने के कारण रस हृदय में पहुंच जाता है। तेन हृदय से पोषणम सम्यक भवति अतः कटुकी रुद्या इत्युच्यते। तो ये हृदय का पोषण करती है, वहां के दोषों को निकालती है और इसलिए उसको रुद्या इस प्रकार का कहा गया है। तिक्तत्वात् सर्वजरेषु कटुकी प्रशस्ता तिक्तत्वात् कटुकी पित्तं कफंच शमयति आमंच पाचयति संतत विषमज्वरे सतते च कटुकी क्वाथा प्रशस्ता। तो इसमें कटुकी क्वाथ प्रशस्त संतत और सतत इन दोनों विषम ज्वर में ज्वरस्य बद्धविट्कत्वं कटुका हन्ति कटुका पिष्ट्वा कर्परे अभिनवे पाचयेत्। तो उसको पेषण करके अभिनव कर्पर में उसका पाचन करे। निष्पीड्यतः तद रसा घृतयुतः ज्वरं दाहं च जयति। और फिर उसका पीड़न करके रस निकाले, वो ज्वर और दाह दोनों की शांति करता है। कफपित्त ज्वरे कटुका उपयुक्ता भवति। तो कफपित्त ज्वर में उपयुक्त है। कफम कफपित्तम वा कटुकी अधोमार्गेण बहिर्नयति तेन उरस्थितः दोष संघातः नश्यति। तो श्वास काश में भी उरस्थित दोष संघात को दूर करने वाली ये है। प्राणवः स्रोत शुद्ध्या वातस्य संचरणं सुखेन भवति तस्मात् कफजकासे श्वासे च कटुका प्रशस्ता। कफजकास और श्वास में कटुका प्रशस्त है। कामलायां कटुका क्वाथा सक्षौदरः हितः रुद्धपत कामलायां कफहरणार्थं प्रशस्ता। कटुका यकृत स्थितस्य पित्तस्य शोधनं भेदनं च करोति तस्मात् यकृतोदरे कटुका प्रशस्ता। तो श्लेष्मणा रुद्ध मार्गं तम पित्तं कफहरयेत्। ये रुद्धपत कमला में निर्देश है। तो उस हिसाब से उसमें कटुका प्रशस्त इस प्रकार की है और उसको भली भांति इस प्रकार से प्रयोग करना है। मल संचयात कुष्ठानि जायन्ते तेषु पित्तस्य शोधनार्थं पुरुषस्य च भेदनार्थं कटुका प्रशस्ता। तो मल संचय से कुष्ठ होते हैं और पित्त के शोधन के लिए पुरुष के भेदन के लिए कटुका प्रशस्त है। उदरे शोफे च कफोदरे पित्तोदरे सर्वांग शोफे च कटुकी क्वाथा अतिमात्रया प्रशस्तः।
स तीव्रं विरेचयति, विरेचना दोष संघातः नश्यते, तेन उदरः शोफश्च प्रशमय्य यान्ति। तो ये भी एक अच्छा इस प्रकार का है, और मल भेदन करने वाली है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो ये अच्छा काम करते हैं। कटुकाक्वाथा व्रणम शोधयति, तिक्तत्वात् व्रणगतं क्लेदं च शोषयति। तो व्रण का शोधन करती है और क्लेद का शोषण करते हैं। कफदुष्टम पित्तदुष्टं च स्तन्यं कटुका कटु तिक्त कटुत्वात् शोधयति। तो खास करके कफ पित्त जनित इस प्रकार की स्तन्य दुष्टि, उसमें कटुका महत्वपूर्ण है। वैसे कटुका एक महत्वपूर्ण वनस्पति है, आरोग्यवर्धिनी में इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। और फिर ये खास करके कामला में प्रयोग में लाई जाती है इस प्रकार से। खास करके रुद्धपत कामला में ज्यादा अच्छा परिणाम दिखाती है। वैद्य अंतरकर सर की जो एक इंटरनेशनल रिसर्च है, एक बात सही है कि उनका एलोपैथी का ज्ञान खास करके रिसर्च में एलोपैथी के लोगों से भी ज्यादा था, उसके भी ऊपर था इस प्रकार से। तो ये आरोग्यवर्धिनी इस प्रकार से कामला में उन्होंने प्रचलन में लाया, और उसका एक इंटरनेशनल पेपर उनका पब्लिश इस प्रकार का हुआ है, जो भी बहुत मान्यता प्राप्त इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आधुनिक दृष्टिकोण से ये किस प्रकार से काम करती है, ये उन्होंने अच्छी तरह उसमें दिखाया था। वैसे उनका एक HP 200 करके प्रोडक्ट भी है, जो कपिकच्चू है, और पार्किंसोनिज्म में, क्योंकि इसमें सिंडोपा है इस कपिकच्चू में, उसके आधार पर पार्किंसोनिज्म में इसका कपिकच्चू का प्रयोग और उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए HP 200 इस प्रकार का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। तो एक अलग इस प्रकार का माहौल है, क्योंकि उनका आधुनिक शास्त्र का और खास करके रिसर्च का अभ्यास बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्यादा था इस प्रकार से। तो ये उनकी खासियत इस प्रकार की रही। तो कुटकी उस हिसाब से, या कटुका उस हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे फलत्रिकादि काढ़े में भी कुटकी है, और पांडुपित्तासर कामलाहा, ये उसकी फलश्रुति है। दातार गुरु जी शुरू में आरोग्यवर्धिनी प्रयोग करते थे यकृत पार्थिव नाद होने पर। फिर बाद में वो फलत्रिकादि पर उतर आए, और फिर फलत्रिकादि गुगुल बनाया। ये तो और ही अलग इस प्रकार की बात हुई। HP 200 मिलता है मेरे ख्याल में, झंडू का है पार्किंसोनिज्म के लिए। तो काफी रोगों में फलत्रिकादि का प्रयोग हो सकता है। ये उनकी खासियत रही कि उसने दातार गुरु ने उनमें गुग्गुल मिलाया। नहीं तो रक्तपित्त, पांडु, कामला इस प्रकार के दृष्टि से रक्तपित्त के हिसाब से गुग्गुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और टिकने हेतु या योगवाही होने के हेतु गुग्गुल की जोड़ दी गई होगी। वैसे स्वदंशादि गुग्गुल में भी उन्होंने परिवर्तित पाठ किया, लकड़ी पाषाण और धमासा इसमें ऐड कर दिए इस प्रकार से। तो वो भी एक अलग इस प्रकार की बात है। हाँ। तो जल महाभूत के पचन में काम में आती है। और ये जो है, ये पार्थिव अंश जो भी है, उनके पचन के हिसाब से फलत्रिका आदि अच्छा है, और ये अपतर्पण करने वाला है। आरोग्यवर्धिनी तो केवल तर्पणात्मक मेडिसिन है। तो एक अजीब किस्सा था। कोई एक वैद्य कामला से पीड़ित हुआ था। उसके पिता भी डॉक्टर थे एलोपैथी के, यानी कि आयुर्वेद के डॉक्टर थे, लेकिन
एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले इस प्रकार से होते थे। साइन आउट क्यों होता है मुझे मालूम है। दिस इज अ टैबलेट, मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कुटकी एक अच्छी दवा है, अपतर्पण करने वाले है, कफपित्त शामक इस प्रकार की है। हाँ, मैं बात बता रहा था कि दातार गुरुजी ने फलत्रिका आदि में गुग्गुल क्यों डाला, शायद ये बात है कि योगवा ही इस प्रकार का काम होगा और कम डोज में काम करना है इस प्रकार से। लेकिन प श्व वरांगक और ये कुरुडू वगैरह इस प्रकार से इन्हीं के ऊपर उनकी प्रैक्टिस चली। आरोग्यवर्धिनी लिवर पर काम करती है, ये पहले कौन से वैद्य ने पहचान में लिया? वो शायद अंतरकर्षी ही है। वैसे देखा है तो आरोग्यवर्धिनी के फलश्रुति में कामाला नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है इस प्रकार के। कुष्ठ उसका अधिकार है और कुष्ठ के लिए वो अच्छे काम करते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन ये केवल अपतर्पण करने वाला, संतर्पणोत्थ अगर कुष्ठ है तो ही आरोग्यवर्धिनी अच्छी काम करती है। हाँ, तो मैं बात बता रहा था, कामला हुई थी, वैद्य ही था एक्चुअली। और इनका कहना था, अंतरकर के पास गए थे, उनका कहना था ये ऑटो लिमिटिंग है तो अपने आप दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन दुरुस्त नहीं हो रहा था। आरोग्यवर्धन का प्रयोग किया गया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर वो कोल्हटकर सर के पास आए और कोल्हटकर सर ने मानस भाव को देखकर, क्योंकि वो प्रेम प्रकरण में फंस गया था और ये मानसिक कारण के जरिए कामला हुई थी, तो सर ने एक वसंत कुसुमाकर का प्रयोग किया उसमें और फिर वो कामला से ठीक हो गया। तो ये भी एक अलग बात है कि सभी में मैकेनिकली इस प्रकार से आरोग्यवर्धिनी देते रहना या फलत्रिका देते रहना, ये बात नहीं है। कामान लाती थी कामला, तो लाती का प्रयोग दोन प्रकार से किया जाता है। काम को नष्ट करने वाली और काम को लेके आने वाली, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो काम वासना अगर बढ़ी है और उसके जरिए कुछ इस प्रकार का हो रहा है, तो वसंत कुसुमा का ड्रग ऑफ चॉइस है। और जहाँ अपतर्पण नहीं करना है, संतर्पण ही करना है, वहाँ वसंत कुसुमा का ये ड्रग ऑफ चॉइस इस प्रकार का है। लेकिन ये बहुपित्ता का अमला में अच्छी काम करेगी, रुद्धपत में करेगी या नहीं ये थोड़ा सा संशयास्पद रहेगा। रुद्धपत में अवरोध दूर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। सुबह एक बार वसंत कुसुमा कर और भोजन के पहले आरोग्यवर्धिनी या फलत्रिका वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। अभी ये एक बड़ा मुद्दा है कि संतर्पण और अपतर्पण का विचार किस प्रकार से करेंगे। जनरली ऐसा है कि उपक्रम्य से ही द्वित्वा द्विधैव उपक्रमो मतः एक संतर्पण तत्र द्वितीय चापतर्पण, कि उपक्रम्य जो है वो दो प्रकार का होता है, इसलिए उपक्रम भी दो प्रकार का ही है, इस प्रकार के स्पष्ट रूप से वहां पे बताया गया। लेकिन शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर ये अलग अलग इस प्रकार के होते हैं और ज्यादातर लोगों में शारीरिक स्तर पर अपतर्पण और मानस स्तर पर संतर्पण करना जरूरी होता है। तो मानस स्तर के बारे में सोचा नहीं जाता, ये एक अहम मुद्दा है। रसव स्रोतस के दृष्टि के कारणों में गुरु शीत अति स्निग्धम अतिमात्रम समझना था। गुरु शीत अति स्निग्ध अतिमात्र, ये सब जो है वो संतर्पण हेतु है, संतर्पण के कारण है। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतना, लेकिन अगले पंक्ति में जो है वो चिंत्यानाम चाति चिंतन या अपतर्पण का हेतु है। तो ये दोनों संतर्पण और अपतर्पण साथ में रहते हैं, लेकिन एक शारीरिक स्तर पर ज्यादा काम करता है, एक मानस स्तर पर ज्यादा काम करता है।
ऐसे हालात में शारीरिक स्तर पर अपतर्पण और मानस स्तर पर संतर्पण ये करना जरूरी इस प्रकार का होता है। अब औषधियों के जरिए हम संतर्पण कर सकते हैं क्या मानस स्तर पर, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मनस हर्षण यच्च सर्वं वृक्षमुच्यते, इस प्रकार से मन जिससे हर्षित इस प्रकार का हो वाजीकरण द्रव्यों के जरिए। और वैसे वसंत को समय कर वाजीकरण भी अच्छा है। तो ताम्रभस्म पंचामृत प्रपट्टी रुद्रपथ ये तो होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ संतर्पण की भी आवश्यकता है मानस स्तर पर, वहां संतर्पण होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसको अगर देखेंगे नहीं तो मुसीबत होगी। नानल सर के ट्रेडिशन में वसंत कुसुमाकर साय साखर लवंग मलई शक्कर और लवंग इसके साथ देने का, लवंग इसके साथ देने का प्रचलन है। कोलटकर सर या वेणु में तो शास्त्री जोशी भी कभी कभी यह अनुपान प्रयोग में लाते थे। नहीं तो महाकल्याण का गुरुत यह अनुपान अच्छा है वसंत कुसुमाकर के लिए। वो सुबह एक बार इस प्रकार से देवे और फिर अगर रुद्रभृत कामला है तो उसके हिसाब से ये बाकी अपतर्पण करने वाले द्रव्य दे, और फिर अग्नि कैसा है ये देखकर संसर्जन क्रम करे। क्योंकि शारीरिक स्तर पर संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, तो ब्रेकफास्ट नहीं देना है, शाम का खाना भी नहीं देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि संतर्पण और अपतर्पण ये दोनों स्तर पर देखना आवश्यक है। और एक ही मरीज में एक तरफ संतर्पण और एक तरफ अपतर्पण ये दोनों का प्रयोग साथ में करना पड़ता है, तो ये अच्छी चीज है। वैसे दातार गुरु जी ने भी वसंत कुसुम का जिक्र किया है। यकृत के नाद अगर आकाशीय इस प्रकार के है तो उनका कहना है एक बुद्धिन्द्रिय का फाजिल परिणाम इस प्रकार वो बताते हैं। ज्यादा सोचने से इस प्रकार का होता है, तो उनकी पहली दवा जटामांसी है, जटामांसी फांड, जिसमें पार्थिव तत्व निर्माण होगा और फिर बाद में वसंत कुसुमाकर इस प्रकार से। तो कोलटकर सर भी वसंत कुसुमाकर को इस प्रकार में आकाशीय नाद अगर यकृत के है तो प्रयोग करते थे, मैं भी करता हूँ इस प्रकार से। और उसके साथ में फिर ताप्य दिल शतावरी वगैरह इस प्रकार की औषधियां भी होती है। तो जहाँ संतर्पण की आवश्यकता है वहां वसंत कुसुमाकर एक अच्छी दवा इस प्रकार की है, और जहाँ अपतर्पण करना है, भेदन करना है, वहां कटुका ये अच्छी दवा इस प्रकार की है। अब तो और भी मुसीबतें होती है कि कैंसर होता है, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी लीजन लिवर में है। प्राइमरी है तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहा जाता है, और उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्शन होकर कामला होती है। और सेकेंडरी लिवर में निर्माण होते हैं, चाहे कोलन का मूल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके जरिए कामला निर्माण हो जाती है, आगे उधर हो जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी अगर यकृत वृद्धि हाथ से लग नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो सोनोग्राफी से पता चलता है कि लीजन्स है इस प्रकार से, तो कम से कम ये करवा लेना। खास करके रुद्धपथ कामाला है, श्वेत वर्चस तथा नरहा, ये जो बात बताई गई है, इस प्रकार का लक्षण श्वेत वर्चस दिखता है तो सोनोग्राफी करवा लेना आवश्यक है, ताकि ये केवल कफ का आवरण है या फिर कोई ट्यूमर है उसका आवरण है, ये समझना जरूरी है। केवल कफ का आवरण है तो रुद्धपथ कामाला की ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो इस प्रकार से, तो फिर उसकी चिकित्सा करनी जरूरी है। ये सेकेंडरी हो जाता है, कामला सेकेंडरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कामला है तो गन्ने का रस देना है इस प्रकार से, पूछते भी नहीं वैद्यों से, सीधा किसी वैद्य से दवाइयां लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कामला एक बार ठीक हो जाए तो फिर आगे अच्छा रहेगा। तो मैं उनको कहता हूँ ये
कामला विकार नहीं है, मूल विकार कैंसर है और कैंसर की चिकित्सा होनी जरूरी है, तो कामला अपने आप ठीक होगी, उसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होता है तो बिलियरी बाईपास ये एक ऑप्शन है। गॉल ब्लैडर में कैंसर होने से भी इस प्रकार से रुद्धपत कामला हो जाती है, तो उसमें बाईपास करते हैं इस प्रकार से। पैनक्रियाटिक हेड का कैंसर से भी ये इस प्रकार की नौबत आ सकती है। तो ऐसे स्थिति में सर्जरी केवल उसको वे आउट इस प्रकार का है। मूल रोग की कैंसर की चिकित्सा होना जरूरी है, वो एलोपैथी में केमोथेरेपी के जरिए किया जाता है, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तो अगर सर्जरी करवानी पड़े तो बाईपास सर्जरी ये ऑप्शन बेहतर है इस प्रकार से, और फिर हमारी ट्रीटमेंट चलती रहे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो पहली केस थी 1985 में आई थी, उनका गॉल ब्लैडर का कैंसर था, स्प्रेडिंग इनटू लिवर एंड कोलन इस प्रकार का था। कामला थी, तीव्र बुखार था इस प्रकार का। उन्होंने पॉसिबल ऑपरेशन के लिए ओपन किया और फिर कुछ करने लायक नहीं है और वैस्कुलर स्ट्रक्चर बहुत ही था, तो वुड ब्लीड ऑन टच एंड मे लीड टू डेथ ऑन द टेबल इटसेल्फ, ऐसा सर्जन ने समझा और कुछ नहीं किया, सुचर बैक किया और डिस्चार्ज दे दिया पेशेंट को कि कुछ करने लायक है नहीं, 15 दिन से ज्यादा आयु है नहीं इस प्रकार से, तो घर पे लेके जाओ। और जाते जाते सलाह दी कि आयुर्वेद करके देखो। तो वो संयोग से मेरे पास है, मैंने कोलर सर से सलाह मशवरा लिया, उनको केवल दूध पे रखा और ये हीरक भस्म ताम्र भस्म वगैरह शुरू किए। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वो 33 बरस जिंदा रहे आगे। तो ये मेरे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आ गया। और फिर उसके जरिए बहुत सारे कैंसर के मरीज आने लगे जो आज तक चालू रहे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी जैसा जरूरी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि केवल हमें हाथ लगाकर पता चलता है, नाड़ी से पता चलता है इस प्रकार से। तो ये काफी आसान है, ऑब्जेक्टिव है। और अगर ट्यूमर है, चाहे बिनाइन भी ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट भी हो सकता है, हेमेंजियोमी भी हो सकता है, तो लेकिन ये सभी बातें वहां पे बताते हैं। और मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो फिर एफएनसी बायोप्सी करने की सलाह दी जाती है। तो वो नहीं करते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि ये नॉर्मल सर के पास भी इस प्रकार की केस थी, प्राइमरी हिपेटोमा था, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और बायोप्सी नहीं हुई थी। उनकी ट्रीटमेंट चली, वो धीरे धीरे कम होता गया, पेशेंट तो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और अरुण किंद्रे सोनोग्राफी करते थे उनकी, ये बड़े जाने माने सोनोलॉजिस्ट है पुणे में। तो ये हर महीने करता रहता था, तो उन्होंने भी बता दिया अब बंद करो, ये तुम ठीक हो गए हो इस प्रकार से। तो ट्यूमर इस प्रकार से पिघल जाता है, नष्ट होता है, ये बात होती है, ये जरूर सोचने की बात है। एलोपैथी में एक बार ट्यूमर बन गया तो बगैर ऑपरेशन, बगैर केमोथेरेपी उसमें कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मानते हैं। ये कम होने की संभावना ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मैं बताता हूँ जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है उसको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे उस तो रिवर्ट भी होगा, ऐसी आपत्ति नहीं है कि वो रिवर्ट होगा ही नहीं इस प्रकार से। तो इसलिए हमें चाहिए कि संतर्पण कब करना है, अपतर्पण कब करना है, कौन से स्तर पे करना है, शारीरिक स्तर पर करना है, मानसिक स्तर पर करना है, ये बात ध्यान में रखनी है और उसके मुताबिक चिकित्सा देनी है। चातुर्जात चूर्ण, अग्नि, अगरु, चंदन, वसंत से अनुपान, मानस रोग योग रत्नाकर, राजा यक्षण। चतुर्जात चूर्ण, अगरु, चंदन, वसंत से अनुपान। वसंत, यस, बायोप्सी करने से आजार बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है।
बाद में ये सोचते हैं कि हम उसको केमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी वगैरह करवाएंगे तो उसको ठीक कर पाएंगे, ऐसा एलोपैथी मानती है, होता नहीं है इस प्रकार से। इसमें ऐसा है सुगंध जो है वो सुखानुबंधी सूक्ष्मश्च सुगंध रोचनो मृदु, इस प्रकार का सुगंध का वर्णन है। ये सुखानुबंध निर्माण करने वाला मृदु रोचन इस प्रकार का है। तो जो भी सौगंधिक द्रव्य है वो सब मानस पर काम करते हैं। वसंत कुसुम पकर में भी काफी भावनाएं सुगंधी द्रव्यों की है। वैसे चंद्रकला रस में भी काफी भावनाएं सुगंधी द्रव्यों की है। और मुझे लगता है कि चंद्रकला रस हम भली भांति प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें, जैसे वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से चंद्रकला का भी प्रयोग हो सकता है, खास करके मानस विकारों में। वसंत कुसुमाकर, ओके ठीक है। तो चतुर्जात ये सुगंधी द्रव्य इस प्रकार के हैं और बहुत सारे अवलोकनों में प्रक्षेप के रूप में चतुर्जात का प्रयोग होता रहता है। तो ये सुगंधी होने के कारण मन की प्रसन्नता निर्माण करते हैं और फिर उसके जरिए ये सूक्ष्म स्रोतोगामी ये भी है। मैंने एक अजीब बात बताई थी, फिर इसमें एक बार दोहराता हूँ, अच्छी केस है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग वैद्य, तो कोकण में रहने वाले, उन्होंने ये डीएसएससी कोर्स पूरा किया और फिर गांव चले गए। कोर्स पूरा हो गया था, पांगु गांव में चले गए। तो तो बाद गांव में पता चला कि डॉक्टर बन के आया है, तो एक मरीज आ गया उनके पास और वो भी अजीब पेनिसिलिन की इंजेक्शन ली थी, उसकी रिएक्शन हुई थी और पूरे बदन में रैश उठा था। तो उनको दिखाने के लिए आया। अब ये पहला पेशेंट, इनकी कुछ भी तैयारी नहीं थी, केवल गांव में चले गए थे, तो कुछ भी मेडिसिन नहीं थी उनके साथ में। तो पहला पेशेंट है, उसको भी छोड़ देंगे तो भी अच्छा नहीं, और ट्रीट कैसे करेंगे, ये भी बड़ी मुसीबत। तो उन्होंने सोचना आरंभ किया कि ये जहरीला परिणाम है, विष परिणाम है पेनिसिलिन का, तो विषग्न कुछ चाहिए। पड़ी का जो है तुवरी या एलम, वो पुराने जमाने में दाढ़ी के सामान में होती थी। तो उसकी लाही बनाना, उसको गर्म करना, इतना ही उसका है, तो शुद्धि जो है वो। अब इन्होंने सोच लिया कि ठीक है मैं इसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन ये कषाय रसात्मक ज्यादा है, विषग्न है, लेकिन विष का परिणाम दूर करने के बाद दोषों को कोष्ठ में लाना जरूर पड़ेगा और स्रोतोरोध करने वाला है कषाय रस होने के कारण। तो वो वहां तक कैसे पहुंचेंगी, वक्त तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए उसमें उदबत्ती की राख, अगरबत्ती की रक्षा उसमें डाली कि ये उसको वहां तक लेके जाएगी, क्योंकि अगरबत्ती मूल सुगंधी है, तो ये इसका परिणाम होगा सूक्ष्म स्रोतगामी इस प्रकार के होगी। और फिर वहां दोष का शमन हो गया, उस दोष को पोष कैसे करेंगे, तो उसमें गुड़ डाल दिया। और ये अगरबत्ती की रक्षा तुरटी या अलम और गुड़ इस प्रकार की गोलियां बनाकर उसको दे दी और काम हो गया। उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये युक्ति प्रमाण का एक अनूठा उदाहरण है कि किस प्रकार से हम सोच सकते हैं, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी दवाई नहीं है, कैसे कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं जब सेकंड ईयर में था तो मैं बहन के पास गया था, उसकी छोटी बच्ची थी, 2 बरस की थी, और उसको उस समय में ये हुए भी कुछ नहीं थी। कि तुम अभी आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो तुम ही दवाई दो। तो मैंने सोचा कि बुखार है, रक्त दुष्टि है, तो बेटर ऑप्शन होगा कि कुछ तिक्त रसात्मक का प्रयोग करें। और मैंने नींब पत्र, स्वरस और मधु ये दे दिया उसको। उसने भी आसानी से ले लिया क्योंकि ये काफी कड़वा था।
और वो दोनों तरीके से ठीक हो गई। काम ये शीतलिका जो है वो भी बंद हो गई, वो भी ठीक हो गई और ज्वर से भी मुक्ति हो गई। बाद में मैंने देखा कि इस प्रकार का नीम पत्ते का रस शहद के साथ देना, ये एक उसके लिए उपाय है। तोड़गे इसमें जो बताते हैं उसमें एक उपाय बताया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लॉजिकली विचार करते हैं तो इस प्रकार से मार्ग पा सकते हैं, कर सकते हैं। ऑपरेशन करावे का, ऑपरेशन के बजाय मैं सोचता हूँ एफएनएसी या बायोप्सी करनी है नहीं करनी है। मेरी किताब में लिखा है मैंने इसके बारे में। अगर बायोप्सी और एफएनएसी करने के बाद पता चलेगा कि कुछ करने लायक है ही नहीं इस प्रकार से, तो नहीं करना बेहतर है। उम्र ज्यादा है, काफी स्प्रेड है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और केमोथेरेपी से फायदा होने से बजाय नुकसान होने का संभव है, तो बायोप्सी से और भी नुकसान होता है, बायोप्सी एफएनएसी तो नहीं करना है। जहाँ टोटल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर पूरा का पूरा ट्यूमर निकल सकता है और फिर हिस्टोपैथ में दे सकते हैं, ब्रेस्ट में कभी कभी पॉसिबल होता है, तो उस समय में एक्सीजन बायोप्सी ये बेटर ऑप्शन है एफएनएसी और बायोप्सी के बजाय। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है नहीं पॉसिबल होता वो। और वो कहते हैं नहीं नहीं हमें यही करना है, और जब तक उनके पास हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ नहीं है तो केमो रेडिएशन वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो उनकी ये मजबूरी है कि ये करना ही है इस प्रकार से। लेकिन बहुत डॉक्टर मानते हैं कि बायोप्सी और एफएनएसी से रोग बढ़ता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चंद्रकला मध्ये सर्व पित्तशामक शीतद्रव्ये आहेत, पण त्यात ताम्र पण आहे। यस, और सुगंधित द्रव्यों की ही भावनाएं हैं, तो उसको भी भली भांति हम प्रयोग में ला सकते हैं। थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। एक मूवी पढ़ के, जो सोलापुर में वैद्य थे उनकी बेटी हमारे पास है यहाँ पे, तो उन्होंने सभी के पोट्टलिकल्प बनाए थे, उन्होंने चंद्रकला का भी पोट्टलिकल्प बनाया था। और उन्हें लगा कि ये उष्णवीर्य होगा, लेकिन उष्णवीर्य नहीं रहा, वो चंद्रकला का ही काम करता रहा। लेकिन पोट्टली गर्भ बनाने से उसकी कालमुकता काफी बढ़ जाती है इस प्रकार से। मनाचं संतर्पण आणि शरीराचे अपतर्पण असे होऊ शकते का? इफ यस हाउ कैन वी डू इट? जैसे मैंने अभी कहा कि शारीरिक स्तर पर लंघन करना है। ये सुबह का नाश्ता, रात का खाना ये बंद करवाना है, तो इससे अपतर्पण हो जाएगा, शरीर का अपतर्पण हो जाएगा इस प्रकार का। और मानसिक हेतु ये वसंत कुसुमा प्रयोग करने हैं। दशांग लेप मध्ये मांसी एला तगर ही सुगंधी द्रव्य आहे, तर मानस हेतू असताना अभ्यंतर वापरता येईल का? विषग्न म्हणून यूज करतात करतात आहे। या मैंने विषग्न के जरिए अभ्यंतर प्रयोग किया है, मानस भावों के लिए दशांग लेप का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन सोच सकते हैं कि दशांग लेप का चूर्ण अगर मानस भाव है तो उसमें कर सकते हैं। कैंसर आयुर्वेदा का सर्वांगीण दृष्टिकोण ये मराठी में है, और कैंसर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, ये एलोपैथी अंग्रेजी में किताब है। फाइब्रोएडेनोमा बिनाइन कंसिडर में क्या कंजर्वेटिव? ये कभी कभी बाद में कैंसर में परिवर्तित होता है, इसलिए इसके बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का। वैसे है फाइब्रोएडेनोमा बिनाइन है, लेकिन अगर इस प्रकार से वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है तो थोड़ा सजग रहना है। अगरबत्ती को किस वैद्य में यूज किया? पेनिसिलिन की रिएक्शन थी, पूरे बदन था। गंध गुण पृथ्वी महाभूत प्रधान है, यह सही है। तो गंध गुणोल्बणम पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघात उपचयावहम, गंध गुणोल्बण जो द्रव्य है वो पार्थिव इस प्रकार का है। बार बार साइन आउट क्यों होता है क्या पता नहीं। विषग्न घृत आणि सुवर्ण प्राशन दिल्यावर
डोळ्यासमोर आले पाहिजे. वैसे सुवर्ण के सभी कल्प विषग्न है, तो उनका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं, और ये वाजीकरण भी है, और ये मानसिक शांति देने वाले हैं. तो उस दृष्टि से इनका प्रयोग करना उचित इस प्रकार का रहेगा. तो मानस हेतु जब है, तो उनमें औषधियों में क्या प्रयोग करेंगे? अभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो दे ही, लेकिन उनका जो कहना है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टात् क्लिष्टाः, वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये जो बात बताई गई है, तो उनको कैसे काबू में रखे, तो एक तत्वाभ्यास ये बताया गया है वहां पे इस प्रकार से. तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि आयुर्योग के जरिए योग का प्रिस्क्रिप्शन क्या होना है इस प्रकार से, और मानस भाव खास करके, तो उसके बारे में कैसे सोचना है, सिस्टीन लिवर को क्या विचार करना का क्या विचार करना. इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो चीजें शरीर के लिए अपायकारक है, लेकिन उनको बाहर निकालना नहीं जा रहा, तो उनके लिए शरीर कुछ इस प्रकार का प्रयत्न करती है कि उसको कहीं पे छिपा के रख दे, ताकि वो दूसरों को तकलीफ न दे इस प्रकार से. तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि सिस्ट जब जब बनती है, लिवर में हो, किडनी में हो, या अन्य कहीं इस प्रकार के हो, ओवेरियन सिस्ट भी अभी काफी कॉमन इस प्रकार के है. इसमें हिमोरेजिक सिस्ट, ओवरी में हिमोरेजिक सिस्ट भी आता है, तो वहाँ रक्तस्राव होने की संभावना है, बर्स्ट होने की संभावना है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी है. तो वहाँ रक्त प्रसादन की जरूरत इस प्रकार की रहेगी. बाकी सिस्ट में उनका पाचन होना, और वो मलरूप होकर बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रकार से कुछ होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. कम से कम सिस्ट बढ़ने नहीं चाहिए. तो मैं सुझाव देता हूँ कि नैसर्गिक ही आहार खाओ. अभी ये जो हम अनैसर्गिक खाना ले रहे हैं, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, उनको शरीर पचा नहीं पाती और फिर उसको कहीं पे रख देती है इस प्रकार से, तो ये सिस्ट फॉर्म में चला जाता है. क्रोधात पित्तम मानस हेतु शीत पित्त, और पित्त को पित्त में दशांग लेप यूज किया है, अच्छा रिजल्ट मिलता है. अच्छी बात है. फैटी लिवर आजकल बहुत लोगों में दिखने लगा है, क्या कारण है? यह जीवन शैली से ही जुड़ा है, खास करके ये जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीजें, ये सब फैटी लिवर का कारण इस प्रकार के है. और पचन अच्छा नहीं होना, तो मूल रूप से उसको उसको ठीक करना है, कारणों को टालना है, तो इसमें से बाहर निकलेंगे. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भली भांति मरीज को देखो, सभी कारणों को जानो, मानसिक शारीरिक स्तर पर भी विचार करो. उसके आगे भी आदिदैविक भी है, वो भी एक अलग एस्पेक्ट है. और हिमेंजियोमा को ट्रीट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं किया जाता जनरली. मेरी एक मरीज थी, ऐसा एक बड़ा ट्यूमर था, हिमेंजियोमा ही था, और शुरू में कामला थी, उसको दवा दे दी, कामला ठीक हो गई, भूख बढ़ गई, बाकी सब वो ठीक हो गई, लेकिन ये हिमेंजियोमा जा नहीं रहा था, और उसको लग रहा था कि ये कैंसर में परिवर्तित होगा. उस भीति से वो त्रस्त थी. 3-4 बरस ऐसे ही निकल गए, लेकिन उनकी कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ लिवर हो गई. जितना भाग ये हिमेंजियोमा था, उतना शरीर में एडजस्ट कर लिया. वो हाइपरट्रॉफी हो गई, तो हाथ से भी लिवर लगती थी हाथ में. सोनोग्राफी में पता चला कि कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी है. तो मैंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है,
तो आपको कोई सोचने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। What you say on protein powder, it use excessive nowadays. बताना मुश्किल है। पाचन की समस्या को देखना जरूरी है, केवल ये चीज आवश्यक है इसलिए दे देना ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपका अगर लेना है तो एलोपैथी का ओपिनियन ले लो। एलोपैथी में बताया गया है कि कुछ मत करो, ये जो है ठीक चल रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। तो फिर वो मान नहीं रही थी, क्योंकि उसका मन कह रहा था नहीं नहीं ये कैंसर में परिवर्तित होगा, इसलिए उसको निकाल ही देना चाहिए हीमेंजियोमा का, इस प्रकार से। और फिर फिर से सर्जन के पास गए 1-2 बरस के बाद। तो सर्जन भी तंग आ चुका, तो बोला ठीक है कर देते हैं ऑपरेशन, इस प्रकार से एडमिट किया। एडमिट करके बाकी सब परीक्षण चल रहे थे। तो वो अचानक तीव्र उदर शूल हुआ, उसको इमरजेंसी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और फिर सोनोग्राफी में तो ये तो इंटैक्ट था, कुछ भी नहीं था, पता नहीं चल रहा था इतना दर्द क्यों हो रहा है, उल्टियां हो रही थी इस प्रकार से। फिर पता चला कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया था। ओपन करके सर्जरी की, और बच नहीं पाई उस सर्जरी में, उसी में देहांत हो गया। फिर गैस्ट्रिक अल्सर कैसे हो गया? तो केवल विचारों से गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। ये जो चिंता का विषय था, उसके जरिए गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और फिर तीव्र वेदना हुई, और फिर ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ा, और फिर भी फायदा नहीं हुआ, मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, मानस भावों के परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं, ये जरूर देखना इस प्रकार का है। और उसके तरफ दुर्लक्ष करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर कन्विंस करके भी वो कन्विंस हो नहीं रही, तो क्या करेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और फिर इस प्रकार से नतीजा हो सकता है। वैसे हिमैंजियोमा जिह्वा में भी होता है, मैंने एक खतरनाक मरीज देखा था इसका। दिखने में और जो मुझे कैंसर जैसा लगा, हम नाही माहिती खरं तर बघायला पाहिजे। और फिर एलोपैथी पे गए, एलोपैथी में कहा कि हेमेंजियोमा है, स्टेरॉइड दे दे। मानसिक कारण बहुत थे। स्टेरॉइड से तात्कालिक लाभ हो गया, फिर उसने भी आगे कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो ये अलग अलग इस प्रकार के एलोपैथी में निदान है, जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर किए जाते हैं। तो उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन क्या करे, ये बड़ी समस्या है। और हम जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, केवल वैद्यों के लिए नहीं, सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो बीएमएस होकर एलोपैथी कर रहे हैं, एमबीबीएस बीएचएमएस है, उनके लिए भी ये काम में आना चाहिए। तो उन सभी की समस्या ये है कि उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो ये मामूली बात नहीं है, अच्छी तरीके से आयुर्वेद समझेंगे तभी इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, नहीं तो इंटरप्रिटेशन कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं कि सभी तरीके से रुग्ण का परीक्षण करके एक्चुअली क्या हुआ है और क्या करना चाहिए, ये समझना जरूरी इस प्रकार का है। किरात तिक्तः कैरातः कटु तिक्तः किरातकः कांड तिक्तो अना अनार्य तिक्तो भूनिम्बो रामसेनकः। किरात
किरातकोऽन्नो नैपालः सोऽर्धतिक्तो ज्वरान्तकः किरातसारको रूक्षः शीतलस्तिक्तको लघुः सन्निपातज्वरश्वासकफपित्तास्त्रदाहन्नो कासशोथ तृषा कुष्ठ ज्वरव्रण ते किरात तिक्त ऐसे ही उगता है। बहुत हल्का होता है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 3,000 रुपए किलो इस प्रकार की है। और ये काफी दवाइयों में इसका प्रयोग होता है, खास करके महासुदर्शन चूर्ण में अच्छा होता है इस प्रकार से। और तद्वच्च भूनिम्बम महोषधे च, ये शोथ के लिए आया है इस प्रकार से। तो भूनिम्ब एक उसका पर्याय इस प्रकार का है। और कोकण में भी आता है, मैंने हमारे खेत में देखा था, लेकिन पता चला कि वो एक्चुअल किरातिक नहीं है, उसके जाति का है। लेकिन मिलता है इस प्रकार के बताया गया था। तो अभी ये वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद एक बार फिर से इसके लिए कोशिश करेंगे। मानस हेतु ने अल्सर झाला, अचानक झाला की किती दिवसात झाला? 8-10 दिन में ही हुआ था और उससे मृत्यु आ गई इस प्रकार से। किरातिक तो होता है, ऐसा मैंने सुना है, कोकण में भी होता है इस प्रकार से। और वैसे आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, वाइल्ड है इस प्रकार से। लेकिन ये घास के साथ आता है, तो घास को अलग करना, इसको अलग करना, ये थोड़ा सा अलग है। पेरावक से बीज मिलते का ये तो मालूम नहीं है। अपने आप ही आता है। तो अभी इस बरस में मैं कोशिश करूंगा, वो अगर मिलता है तो लेने की इस प्रकार से। और वैसे मैं औषधियों के बारे में भी सोच रहा हूँ। वैसे पिप्पली भी लगाई थी, लेकिन वो गज पिप्पली निकली। मरीच लगाया है इस प्रकार से। आंवला लगाया है। तो इनके जरिए मैं जरूर कोशिश करूंगा इस प्रकार के। किरात तिक्त नेपाल में मिलता है, ये श्वेत किरायत के नाम से। यहाँ पे कालमेघ होता है। ओके। हाँ, इन कालमेघ का प्रयोग काफी औषधियों में अभी हो रहा है। कुटकी नहीं मिल रही है तो वहाँ कालमेघ डाल रहे हैं इस प्रकार से। वैसे काफी गुणधर्म समान है, ये भेदन नहीं है, कुटकी भेदन है, इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क रहेगा। लेकिन तिक्त रस कटु विपाक शीत वीर्य, ये दोनों में कॉमन इस प्रकार के है। और नेपाली चिरायता के नाम से। अभी सब जगह किरात के बदले कालमेघ ही बेचते रहते हैं। अच्छा, किरात के बदले कालमेघ है। तो कोशिश करते हैं, ये अगर कालमेघ है तो उसको कैसे प्रयोग मिलाएंगे इस प्रकार से। किरात सारको रूक्षः, ये सर्वगुणात्मक है, रूक्ष है, शीतल तिक्त को लघु, सन्निपात ज्वर श्वास कफ पित्तासदाहन। तो सन्निपात ज्वर श्वास कफ पित्त रक्त और दाह इनका करने वाला। कासशोथ तृषा कुष्ठ ज्वर वर्ण कुर्मी प्रण। नेपाली किरायता के नाम से कुटकी की जगह त्राइमान यूज होता है। ये तो अजीब, और भी अजीब बात है इस प्रकार से। तो ये हिमालय में अगर कुटकी होती है तो, हिमालय ट्रेकिंग के बारे में मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ। ये इलाकरन दिकर भोर, संतोष भोर, ये जाते हैं तलेगांव से हिमालय में। तो उनसे बात करके वो कब जाते हैं क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और वैसे तिबेटन आयुर्वेद के भी लोग जाते हैं हिमालय में, जुलाई अगस्त में जाते हैं।
तो वो भी एक अलग इस प्रकार का माहौल होगा। वहां से हिमालय से जो वनस्पतियां लेके आ सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो काफी रोगों में कफज, एक कफ और पित्त दोनों का शमन करने वाला, रक्त प्रसादन करने वाला, और फिर पित्त के जरिए जो दाह वगैरह है उसमें भी लाभदायक इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है कि किराततिक्त और कुटकी इन दोनों का तो कुटकी की जगह त्राइमान यूज होता है सभी जगह। ओके। तो कालमेघ को भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ जो वैरायटी है वो कालमेघ है क्या, एक थोड़ा देखना पड़ेगा। और वो अगर किरातिक्त के बदले में प्रयोग में लाई जा सकती है तो उसका ही प्रयोग करेंगे, उसमें कोई संदेह की बात उस प्रकार की नहीं है। ये 32 पर बता रहे थे ना, 34 नंबर, तो वो निकाल के रखते हैं। किरातिक्त। तो ठीक है, आज रुकते हैं और कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। मानस है, हाँ अचानक, यह अचानक हो गया था, 10 दिन में ही हो गया था इस प्रकार से। किराततिक्त नेपाल में मिलता है। ठीक है। चिरो चुमचिमायन लक्षण में, लक्षण साथ में हो तो चुमचिमायन वात का लक्षण है, तो वात के दृष्टि से देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलेष्यामः।